हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम जीएसटी पे एक सीरीज चला रहे थे कि जिसमें हम जीएसटी के होल एक के प्रोविजन कवर कर रहे थे। तो पहले की 3 सीरीजों में हमने अलग अलग टॉपिक कवर कर लिए। अब इस टॉपिक में हम लोग सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 15 कवर करेंगे। सेक्शन 12 डील करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 डील करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सेक्शन 15 करता है वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले हम सेक्शन 12 आज करते हैं, उसके बाद 13, उसके बाद 14। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सेक्शन 12 और 13 की क्या वैल्यू है एक्चुअल में। जैसे किसी माँ के 2 बेटे हैं। एक बेटा बदमाशी करता है, एक बेटा कमाता है। अब माँ प्यार करती है उस बेटे से जो बदमाशी करता है, कमाने वाले को कोई प्यार नहीं करता। 15-20 मिनट रुक कर करूँ, 15-20 मिनट रुक कर करूँ। हाँ। तो ये, हेलो। तो ये अपना जो सेक्शन 12-13 है वो ऐसा ही है। होता क्या है, आप एक प्रैक्टिकली चीज समझो। सेक्शन 12 बोलता है कि टैक्स कब पेड करना है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब सेक्शन 12 ये बोलता है कि कब टैक्स पेड करना है, तो यही होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है। बट ये सबसे इग्नोरेंस वाला चैप्टर है 12, 13 और 15। अब पता नहीं मेरे को कि क्यों है, बट एज पर माय ओपिनियन लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 क्या बोलता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 ये बोलता है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स। जैसे मैंने आपको बोला था सेक्शन 12 गुड्स में डील करता है। सेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। मतलब सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 बोलता है कि भैया इसमें दिया हुआ है उसके हिसाब से लाइबिलिटी टू पे टैक्स आ जाएगी। लाइबिलिटी टू पे टैक्स क्या होती है, अगर इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोले, ये इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इस पर सेक्शन 39 बोलता है कि आपको जो टैक्स लाइबिलिटीज है वो आपका महीना खत्म होने के 20 दिन के अंदर होती है। जैसे 3B में जो डेट होती है 20, तो ये डील करता है कि कौन से महीने में आपकी टैक्स लाइबिलिटी अप्रूव होगी। मतलब आपने 1 तारीख को ट्रांजेक्शन किया या 30 तारीख को किया, कौन सी तारीख को आपका वो ट्रांजेक्शन माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तब उसके नेक्स्ट महीने के 20 तारीख के अंदर अंदर आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, क्योंकि 1 ये बोलता है कि भाई नीचे वाले सेक्शन जो बताएंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। 12 बोलता है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, नेमली। कौन सी डेट है। ए, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। मतलब जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू कर दिया है। अब सेकंड सिचुएशन आती है, अगर वो इनवॉइस सही ढंग से या सही तरीके से जब एक्ट बोलता है तब नहीं करता, तब क्या होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, और the last date on which he is required under subsection 1 of section 31 to issue invoice with respect of the supply। सेक्शन 31 आपको जैसे पता है कि वो इनवॉइस में डील करता है। पहले यहाँ पे क्या था कि सब सेक्शन 1 लिखा हुआ था। सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में ये सब सेक्शन वर्ड डिलीट कर दिया। तो अब बचा है सेक्शन 31। फिर आगे क्या बोलता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लोज बी। क्लोज बी क्या बोलता है, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विथ रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या था, फर्स्ट एक्ट मतलब 2017 का जो इनिशियल एक्ट आया था कि भैया एडवांस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा इन द केस ऑफ गुड्स। ये देखो ये बोलता है द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको एडवांस पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ऊपर ये बोलता है अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट। ठीक है। फिर गवर्नमेंट को जैसे ही उन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल किया, उनके समझ में आ गया कि गुड्स पे एडवांस का कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। तो
सबसे पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था 40/2017, उसमें इसको इंडेफिनाइट किया गया। फिर फाइनली नोटिफिकेशन लाए वो 66/2017, इसमें इस प्रोविजन को रोक दिया गया। तो ये आज तक रुका हुआ है। तो आइडियली हम ये बोल सकते हैं कि बी क्लोज तो है ही नहीं आज की डेट में। तो अब बचा क्या? सबसेक्शन वन। वन क्या बोलता है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या एज पर सेक्शन 31, विच एवर इज अर्लियर। अब सेक्शन 31 क्या बोलता है? 31 में 5-6 क्लोज है, बट अपने लिए मोस्ट रेलिवेंट 31 सबसेक्शन 1 ही है। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ, मतलब वो उसको इनवॉइस कब इश्यू करना है? पहला, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेकंड, डिलीवरी ऑफ द गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। इसको अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो अब हमारे पास दो प्रपोजिशन आती है कि हमें बिल तो इश्यू करना होता है 31 में, पर हमें टैक्स कब देना है? देयर शैल बी 3 डेट विच इज स्पेसिफाइड। पहला, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या बिफोर या रिमूवल ऑफ द, बिफोर या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। इन तीनों में से जब भी आए तब अपने को टैक्स देना है। या लास्ट डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट क्या होती है? 30 डेज। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। फिर इसने फर्स्ट प्रोविजन डाला था, ये डाला था कि 1,000 रुपए से अगर किसी का ज्यादा का अमाउंट हो तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है नहीं करना है। ये रेलिवेंट था इन द केस ऑफ एडवांस रिसीव। सिंस की एडवांस 66 में हटा दिया गया है, रोक दिया गया, तो इस फर्स्ट प्रोविजन की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। फिर एक्सप्लेनेशन बोला है कि सप्लाई क्या होती है, जो अपने को पता ही है। डेट विच डेट वाला है, ये फिर वापस इरेलीवेंट हो गया 66 की वजह से। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 12(3). 12(3) क्या बोलता है? 12(3) बोलता है इन द केस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। ये हमने कल के चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि आरसीएम के केस में कब माना जाएगा? रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, या अपने बुक्स में जब भी उसने एंटर किया है या उसको पेमेंट मिल गया तब, या 30 डेज। ठीक है, ये हमने कल के चैप्टर में कवर कर लिया था। आपको अगर डिटेल समझनी हो तो आप लास्ट बार चैप्टर 3 आरसीएम पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने इसको कवर किया हुआ है। फोर्थ, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, अगर वो वाउचर देता है तो क्या होगा? अगर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर होगी अगर सप्लाई इन आइडेंटिफाइबल एट द पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या होता है आइडेंटिफाइबल का? जैसे मैंने एक 100 रुपए की किसी ने मेरे से चीज ली, मैंने उसको 10 रुपए का वाउचर दिया। अब वाउचर पे मैंने लिखा हुआ है कि 10 रुपए का वो कोई भी रिचार्ज करवा सकता है, तो मेरी सप्लाई आइडेंटिफाइबल है कि वो रिचार्ज ही करवाएगा, तब मैं उस दिन ही कर लूंगा। अगर डेट ऑफ रिडेम्पशन होगी अदर केसेस, मतलब मैंने उसको 10 रुपए का एक वाउचर दिया, उससे वो रिचार्ज भी करवा सकता है, कोई दूसरा काम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे तो मैंने अमाउंट 10 रुपए छोटा ले लिया, ये तब रेलिवेंट होता है बिग बाजार और के केसेस में, यहाँ उसका काम आता है। पर इन जनरल सेंस आई डोंट थिंक इसका कोई लंबा चौड़ा यूज होता होगा। फिर आता है सबसेक्शन 5। 5 क्या बोलता है कि when it is not possible to determine supply, सबसेक्शन 2 और 3 और 4, तब क्या होगा? तब होगा भैया जब जिस दिन रिटर्न फाइल करता है तब, या टैक्स जब पेड करता है तब। तो इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं होता है। ये मतलब ये जो प्रिकॉशन उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो आने वाले 50-100 सालों के हिसाब से बनाया जाता है, तब उन्होंने जनरल क्लोज डाल दिया। बट इन प्रैक्टिकल सबसेक्शन 5 का कोई यूज नहीं है। 6 बहुत अच्छी चीज है, बहुत गजब की चीज है। इससे आपकी एक क्वेरी सोल्व हो जाएगी। मेरे पास कई फोन आए थे, उन्होंने बोला था कि भैया मैंने माल बेचा, माल बेचने में मैंने कंडीशन दी कि भैया 10 दिन में पेमेंट करेगा, अगर नहीं करेगा तो 18% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब उसने मेरे को पेमेंट किया 20 दिन में और 18% के हिसाब से उसने ब्याज दिया मेरे को, इंटरेस्ट पेनल्टी आप कुछ भी कह लो। तो भैया जो मेरे को वो अमाउंट है उसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? इसका आंसर देता है सबसेक्शन 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट टू द एडिशन
in the value of supply by way of interest, late fees or penalty for the delayed payment. यही हुआ of any consideration shall be the date on which supplier receives such addition in the value. मतलब जिस दिन मेरे को इंटरेस्ट आएगा उस दिन ही मेरी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। आज 17 जुलाई है, आज मैंने किसी को माल बेचा और उसको बोला कि भैया 10 दिन में आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज ब्याज लगेगा। अब उसने मेरे को पेमेंट किया 15 अगस्त को, तो जुलाई में मेरा बेसिक तो सप्लाई काउंट हो गया, इस पे मेरे को टैक्स देना है 20 अगस्त तक जब मैं 3B भरूंगा। बट मेरे को जो इंटरेस्ट 15 अगस्त को काउंट हुआ उसके पे मेरे को टैक्स, वो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? अगस्त महीने में। मतलब उसका टैक्स मेरे को देना है अगस्त के बाद आता है सितंबर, उस टाइम। तो ये प्रोविजन बहुत रेलिवेंट है। इससे आपकी एक जो मेरे से क्वेरी पूछी गई थी बहुत जन के द्वारा, तो उसका रिजोल्यूशन हो गया। आई होप इसके बारे में किसी की अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये मतलब सेक्शन मोटा मोटी सेक्शन 12 की ही कॉपी है। कुछ एक चीजें इसमें हल्की सी अलग की गई है। अलग क्या किया गया है? देखो, सब सेक्शन 2, उसमें भी सब सेक्शन 2 बोलता था, इसमें भी सब सेक्शन 2 बोलता है। यहाँ सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर एज पर द सेक्शन 31 और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो सेक्शन 60 नोटिफिकेशन ये जो अपना था, ये 66 2017, इसमें जो एडवांस हटाया गया था वो गुड्स के लिए था, सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है। ये देखिए, आप उस नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो वो होता है इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सर्विस क्या हुआ कि भैया जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया या आपने एडवांस ले लिया उस दिन, या अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो एज पर सेक्शन 31 लास्ट डेट ऑफ पेमेंट वो है 60, या आपने बुक्स में दिखा दिया कि भैया आपको पेमेंट मिल गया, चाहे इंटर अकाउंट एडजस्टमेंट हो चाहे एज पर बैंकिंग हो, तो उस दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 13 सबसेक्शन 2 ये बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विस। बाकी ये लगभग सेम ही है, आई डोंट थिंक इतना कोई आगे जाने की जरूरत है। ये देखिए 13/6 बोलता है ये सेम ही चीज जो 12/6 बोलता था। shall be date on which the supplier receive। ठीक है, तो इसके बारे में 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, 40 और 66। 40 बोलता है जो मैंने आपको बोला था कि भाई उन्होंने एक बार उसको रोका था एडवांस को, तो पहले उन्होंने रोका था 1.5 करोड़ तक के लिए, बोले 1.5 करोड़ तक को नहीं देना, उसके बाद सबको देना है, उसके बाद वालों को देना है। फिर उन्होंने 66 2017 लाए थे, उन्होंने ये पूरा हटा दिया। यहाँ पे देखो वर्ड आप यूज, ये देखो गुड्स, गुड्स हटाया है, सर्विस नहीं हटाया। ठीक है, तो ये हुए अपने सेक्शन 12 और सेक्शन 13 जो डील करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कब अराइज हो जाएगी, क्योंकि अराइज उसके जस्ट 20वें दिन हो जाएगी मंथ एंड होने के। ठीक है, इसके बारे में किसी की क्वेरी है तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15। सेक्शन 14 मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि वो डील करता था कि भैया जब आपकी टैक्स रेट चेंज हो जाए तब आपको क्या करना है बिल और सप्लाई के बीच में। तो आई डोंट थिंक मतलब ये इतना कोई लंबा चौड़ा रिलीवेंट है। और मैं जब ये सेशन मेरा खत्म होगा उससे जस्ट पहले मैं कुछ एक सेक्शन इंक्लूड करूंगा जो मैंने अभी स्किप किए हैं, जो कम रेलिवेंट है। अभी हमारा मोटिव है जीएसटी एक्ट के बेसिक सीखना, जो हमारे प्रैक्टिकल डे टू डे एग्जाम मतलब लाइफ में काम आते हैं फॉर द प्रोफेशनल फ्रेंड और स्टूडेंट अगर कोई ये देख रहे हैं तो जो उनके एग्जाम में आते हैं, जो रेलिवेंट है। तो अब आता है सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू क्या होती है? जीएसटी एक्ट ने बहुत एक अच्छी चीज की है, वो ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये देखो ये क्या बोलता है 15(1), द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ shall be the transaction value which is price actually paid or payable for the said supply of goods or service or both, where the supplier and the recipient of the supply is not related and price is the sole consideration for the supply। इसको एकदम सिंपल वर्ड में हम समझते हैं
उदाहरण से मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरा एक मोबाइल है वो 10,000 में आया। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, उसको मैंने वो 12,000 में बेचा, तो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या हुई? 12,000। ठीक है, 12,000 पे मेरे को जीएसटी लगा के इनपुट आउटपुट एडजस्ट करके सरकार को देना है। ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 बजे मेरे पास जो मेरा डीलर था उसका फोन आया कि भैया 1 लाख रुपए उसको पेमेंट चाहिए अर्जेंट, और सिंस कि वो मेरे से मांग रहा था तो अब मेरे को देना भी जरूरी, और मेरे गले में है 80,000 रुपए, और मेरे को उसको आधे घंटे के बाद 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक है। अब एक बंदा मोबाइल लेने मेरी दुकान में आया, उस मोबाइल को मैंने खरीदा था 23,000 रुपए में। तो उसको वो प्राइस पसंद मतलब मोबाइल पसंद आया, पैसों के लिए वो बोला कि भैया मेरा बजट तो है 20,000 रुपए। सिंस कि मेरे को भी अपने सप्लायर को पेमेंट करना था, तो मैंने क्या किया कि उसको वो 20,000 में मोबाइल दे दिया। अब मेरा नुकसान हुआ है, 23 में खरीद के मैं 20 में दे रहा हूँ, जो लेने आया वो मेरा कोई रिलेटेड नहीं था, और इस प्राइस के अलावा मैंने उससे कुछ लिया भी नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो 20,000 होगी। डिपार्टमेंट आपको ये नहीं बोल सकता कि भैया आपने कोस्ट से कम पे कैसे बेच दिया, मैं बेच सकता हूँ। ये दिक्कत थी एक्साइज वेट में, सर्विस टैक्स में, कि भैया आप इससे कम नहीं बेच सकते, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, मिनिमम ये प्राइस रहनी चाहिए। जीएसटी में इस चीज को खत्म कर दिया गया है। तो अब मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी रेट पे बेचूं वो ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। मेरे पास कुछ एक क्वेरी आई थी, उनका ये जवाब हो गया कि भैया मैं अगर रेट कम रेट पे बेचता हूँ तो डिपार्टमेंट मेरा कॉस्ट पे लेगा कि 90% लेगा, वो कुछ भी नहीं होगा अगर आपका वो रिलेटेड पर्सन नहीं है और यही आपने सिर्फ कंसिडरेशन लिया है तो। अब आप मोबाइल को मोबाइल के एक्सचेंज के बदले देते हो रेट कम करके, वो एक अलग बात है, उसके लिए रूल डील करते हैं। पर जहां आप नॉर्मल में हो तो आपको वही ट्रांजेक्शन वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो क्वेरी नंबर 2 रिजॉल्व हो गई आप लोग की। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सब सेक्शन 2 एक तरह से ये बोलता है कि भैया जो भी आपने लिया है ना माल बदले देने के बदले, वो सब आपकी वैल्यू मानी जाएगी। सब सेक्शन 1 देखो क्या बोलता है। एनी टैक्स ड्यूटी सेस फीस चार्ज कुछ भी अदर देन जीएसटी। मैंने 100 रुपए का माल बेचा, उस पे मैंने 10 रुपए लिए धर्मादा, जो जैसे राजस्थान में बहुत चलता है, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत चलता था, गौशाला के लिए लिए, तो भैया वो वैल्यू में इंक्लूड होगी एज पर जीएसटी, क्योंकि मैंने फीस और चार्जेज लिए हैं ना उससे। तो 100 रुपए का माल की वैल्यू, 10 रुपए गौशाला का 110, अब 110 पे मैं टैक्स लगाऊंगा। ठीक है। बी क्या बोलता है? अगर एनी अमाउंट that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been paid incurred by the recipient of the supply not included in the price actually paid or payable for the goods or service or both। मैंने कुछ बेचा, उस पे मेरे को 10 रुपए टैक्स देना था, पर मेरा जो रिसिपिएंट है वो बोला साहब ये मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरी जो वैल्यू होगी वो उसमें 100 प्लस 10, फिर मैं जीएसटी लगाऊंगा। ठीक है। फिर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कमीशन ब्रोकरेज, ये सब कॉस्ट ऑफ में मानी जाएगी। मैंने 10 रुपए किसी को कमीशन दिया या कोई कमीशन चार्ज किया तो भैया बिल में वो जोड़ा जाएगा। इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी वगैरह वो सब भी जोड़ा जाएगा। पर इंटरेस्ट यहाँ जोड़ा जाएगा, बट इंटरेस्ट की लायबिलिटी कब आएगी? 12/6 के आगे हिसाब से, मतलब जिस दिन आपको वो रिसीव होगा। सब्सिडी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको छोड़ के एक्सक्लूडिंग है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जनरल सेंस में कि भैया माल बेचने के बदले में जो भी ले रहा हूं ना टैक्स के अलावा, वो सब जोड़ के उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट 15(3), ये बहुत क्लासिक चीज है, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी। डिस्काउंट। आप एक सिचुएशन समझो, मैंने 100 रुपए में माल बेचा, फिर माल मेरा उधारी पे गया है, फिर मैंने अपने सप्लायर को बायर को बोला कि मैंने जब माल बेचा था तब मैंने बोला था 10 दिन में पेमेंट दे देना, फिर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, तो 5 दिन बाद मैं उसको फोन करके बोला कि भैया तू है ना अभी मेरे को पेमेंट देता है तो जो
100 रुपए तेरे को देने हैं ना, 100 प्लस टैक्स, मतलब 105 रुपए आप समझो। तो मेरे को 105 की जगह है ना, तो मेरे को दे दे 100 रुपए, मैं तेरे को 5 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, एक सिचुएशन ये। दूसरी ये कि एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस, और मैंने बिल में भी लिखा हुआ है कि भैया 5 दिन में अगर वो मेरे को पेमेंट देगा तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दूंगा। तब मेरी क्या वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको अपन देखते हैं क्लोज ए बी और बी के दोनों पार्ट से। पहला क्या बोलता है, 15(3)(a), बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेरे से कई बार क्वेरी पूछी गई है, इसका मैं जवाब इसमें मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, मतलब आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब आप बिल बनाओगे तब ये चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, एनी डिस्काउंट विच इज गिवन फर्स्ट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई if such discount has been recorded in the invoice। मतलब मेरी सिचुएशन नंबर 2 कवर हो रही है कि मैंने उस पे लिखा हुआ है कि भैया 5 दिन में पेमेंट देगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर वो मेरे को 5 दिन के अंदर पेमेंट देता है, 100 रुपए प्लस 12 रुपए मैंने टैक्स लगाया, अब वो मेरे को 5 दिन के अंदर डिस्काउंट दे देता है और मैं उसके 5 रुपए कम कर देता हूँ, तो अब मेरी जो जीएसटी के पर्पज से या वैल्यू के पर्पज से जो मेरा इनवॉइस और मेरी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो होगी 95 प्लस टैक्स। रीजन क्या कि ये देखो, ये बोलता है शेल नॉट इंक्लूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सब जब मैंने बिल पे लिख दिया और हमारी बात हो गई तो ये इंक्लूड नहीं होगा ना, मतलब एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड होगा तो फिर मेरा बिल बनेगा 95 का फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। हो सकता है मैंने बिल 100 रुपए का दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अब जो मैं क्रेडिट नोट दूंगा ना, तो वो मेरा नॉर्मल क्रेडिट नोट होगा, ना कि फाइनेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड। अब मेरी सिचुएशन नंबर 1 आती है कि भैया मैंने माल बेचा 100 का, 12 रुपए टैक्स लगाया, उसको मेरे को 112 रुपए देने थे। अब उसने मेरे को क्या किया और उसका क्या इफेक्ट होगा। Such discount is established in the term of agreement entered on or before the time of supply। कि भैया अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट मतलब रिटर्न एग्रीमेंट, कि भैया मैं आपको डिस्काउंट दूंगा आप ये करोगे, तो तब तो वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। कैसे, मैं सैमसंग का मोबाइल बेचता हूँ, मेरा और मेरे डीलर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट या कोई मतलब स्कीम पे मैंने साइन की है। वो स्कीम क्या बोलती है कि भाई अगर मैंने मोबाइल के 10 पीस बेचे तो 11वें पीस पे मेरे को 5% डिस्काउंट मिलेगा, और उसने मेरे को 11 पीस का एक साथ बिल किया। अब मैंने उसी टाइम पीरियड में 11 के 11 मोबाइल बेच दिए, तब ये सिचुएशन देखो यहाँ कवर हो गई। सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि मैंने परचेज से पहले एग्रीमेंट किया है बिफोर द सप्लाई, और स्पेसिफिकली लुक द रेलिवेंट इनवॉइस। तब भैया जो मेरे को डिस्काउंट मिला है वो मेरा डीलर क्या करेगा कि उसकी वैल्यू से लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि मैंने सबसेक्शन सबसेक्शन 3 क्लोज ए सब क्लोज ए की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। सेकंड, ITC attributable to the discount on the basis of document issued by supplier who has been reversed by the recipient of the supply। ये इतना कोई रेलिवेंट नहीं है। तो जैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया डिस्काउंट दिया उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो भैया लो ये बोलता है डिस्काउंट के बारे में। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो डिस्काउंट से वैल्यू कम कर देते हैं, वो एकदम गलत प्रैक्टिस है। सेम इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द जीएसटी। जो कर रहे हैं वो गलत है। आप क्रेडिट नोट दे सकते हो बट वो फाइनेंशियल होगा, आपको टैक्स पूरे अमाउंट पे देना होगा। ये लॉ बोलता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। एक सिचुएशन और समझो, मैंने किसी को 100 रुपए का माल बेचा प्लस 12 रुपए जीएसटी लगाया, 112। अब जो मेरा सप्लायर था उसने मेरे को 1 महीने बाद मेरे को 80 रुपए दिए, बोले भैया आपके माल में ये कमी थी वो कमी थी, फलाना ढिमका, ये लो 80 रुपए और अब अपना हिसाब समाप्त 112 रुपए का। तो इन दैट केस मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो भैया ये सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि डिस्काउंट मेरी पहले बात हुई थी क्या, नहीं हुई,
एग्रीमेंट हुआ था क्या, नहीं हुआ। तो भैया अब अगर मेरे को वो 80 रुपए देता है, वो मेरी और मेरे रिसिपेंट की दिक्कत है। मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 100 + 12, 112 पे। पर मार्केट में लोग 80 पे देते हैं, 80 + 12। वो गलत प्रैक्टिस है, आपको अवॉइड करनी चाहिए, डिपार्टमेंट आपको छोड़ेगा नहीं। मेरा सिंपल सजेशन है। तो आपकी एक क्वेरी नंबर 3 का यहाँ रिजोल्यूशन हो गया। चौथा क्या बोलता है? चौथा बोलता है कि भैया 1 से लेके 3 तक अगर आप कर ना पाओ तो भैया रूल के हिसाब से करो। ठीक है, रूल हम देखेंगे। फिर पांचवा क्या बोलता है? पांचवा ये बोलता है कि जीएसटी काउंसिल नोटिफिकेशन रूल ला सकती है। ठीक है, ले आया। वो अपन रूल नीचे देखेंगे थोड़े से हल्के से, क्योंकि अपने इस क्लासेस और इस वीडियो का बेसिक मकसद है एक्ट के बारे में जागरूक करना। क्योंकि देखो, एक्ट इज एवरीथिंग। रूल एक्ट से बनते हैं, नोटिफिकेशन एक्ट से आते हैं, सर्कुलर वो डिपार्टमेंट का व्यू है, उसके लिए एसएससी माने ना माने कोई जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यू शुड हैव नो द एक्ट। एक्ट के प्रोविजन हमेशा अप्लाई रहेंगे तब तक कि जब तक उस प्रोविजन को डिलीट ना मार दे। जैसे हमने देखा था कि टाइम ऑफ सप्लाई में उसने मारा था सबसेक्शन 1 को। ठीक है। रिलेटेड क्या होते हैं? रिलेटेड वही होते हैं नॉर्मल जो अपन मानते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयशिप, भाई बहन, पार्टनर, कंट्रोलिंग, सब्सिडरी, ये सब भी होते हैं। थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, फैमिली मेंबर, ये सब। फिर पर्सन क्या होता है? यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की जगह पर्सन यूज दे लिया, तो पर्सन का मतलब यही हो गया कि आपस में मिले हुए। फिर इसके रूल है, रूल 27 से लेके 35 तक रूल इसमें डील करते हैं। वो रूल क्या बोलते हैं हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। रूल 27 बोलता है कि कंसिडरेशन जहाँ पे नहीं है मनी में, मतलब माल के बदले माल प्लस पैसा, तब क्या होगा। 28 क्या बोलता है? रिलेटेड पर्सन, जो वहां पे एक्सक्लूड हुआ था। 29 बोलता है एजेंट का। 30 बोलता है कि भैया कॉस्ट का 90%। ठीक है, यही सप्लाई में आ गया। फिर 31 में बोलता है गेमलिंग में। फिर सर्टेन सप्लाई, केरला फूड, एजेंट, ये मतलब इतने प्रैक्टिकली रेलिवेंट है नहीं। तो 12, 13 और 15 हमने आज कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज व्हाट्सअप मी, आई विल रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर मेरे को आया तो सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि जीएसटी में मतलब सब कुछ हर किसी को आए, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो आई होप कि यू विल लाइक इट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ये लिंक है वो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चैनल का प्लस वीडियो का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।